हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष बंसल। मैं आपको राजनीतिक विज्ञान पढ़ा रहा था 11वीं क्लास की। और हमारा चैप्टर चल रहा था स्थानीय शासन। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको उसके 6 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था 12 क्वेश्चन मैंने करवाऊंगा टोटल में आपको। और 6 क्वेश्चन आपको उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। चलो मैं आपको उसका 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन हमारा है कि 73वें संविधान संशोधन से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए क्या प्रावधान हुए, या फिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। ठीक है, हमें क्या बताना है इसमें कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, उससे जो कमजोर वर्ग है, हमारे जो निचले वर्ग है, उनके विकास के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो जो एससी और एसटी इनके लिए क्या कर दिया गया, आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसमें कर दी गई। ठीक है, और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाने के लिए उनको भी आरक्षण दे दिया गया, 1/3 आरक्षण। ठीक है, और अगर राज्य सरकार चाहे तो महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया गया। और अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने जो उसके क्षेत्र है, जो उसके राज्य है, वहां पर जो ओबीसी वर्ग है उनको भी जनसंख्या के अनुपात में, जैसे कि एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में दिया गया आरक्षण, वैसे इनको भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान कर सकती है अगर वो चाहे तो क्या किया गया, एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान कर दिया गया, और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाने के लिए उनको भी आरक्षण 1/3 दे दिया गया। और राज्य सरकार चाहे तो जो ओबीसी वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण प्रदान कर सकती है। ठीक है, ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण प्रदान कर सकती है। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन है हमारा, आगे बढ़ते हैं। स्थानीय शासन की संस्थाओं के आय के साधन कौन कौन से हैं। अब भाई जो स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्था मैंने आपको बताई बनाई, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, ठीक है ना, नगर पंचायत हो गई या ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है, गाँवों में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनकी आय के जो साधन हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब इनको आय कहां से प्राप्त होती है, सरकार इनको आय कहां से देती है, एक तरीके से राज्य सरकार। तो मैं आपको बता दूं, इनकी आय के साधन कौन कौन से हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यों में एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, और इसकी सिफारिश के आधार पर ही राज्य सरकार स्थानीय संस्थाओं को आर्थिक सहायता देती है। ठीक है, किसकी सिफारिश के आधार पर, वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। क्योंकि यही इनकी आय के जो साधन, जो इनकी आर्थिक सहायता होती है वो निश्चित करता है वित्त आयोग। ठीक है, तो पहला तो साधन यही हो गया, वित्त आयोग के माध्यम से। ठीक है, दूसरा, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया भारतीय संविधान के अंदर, याद रखना, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अंदर किया गया तो संविधान के अंदर एक 11वीं अनुसूची भी जोड़ दी गई। क्या जोड़ दी गई, एक 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके अंदर 29 विषयों को शामिल किया गया। ठीक है, 29 विषयों को शामिल कर दिया गया 11वीं अनुसूची के अंदर। और जो 29 विषय हैं, इनसे संबंधित जो भी कर है वो कौन वसूलता है, स्थानीय संस्थाएं। अब ये कौन कौन से विषय हैं, अब इनके क्षेत्र में जो भी इनके नियंत्रण में रहते हैं, जैसे जमीन तालाबों पर जो कर होता है वही वसूलती है स्थानीय संस्थाएं। ठीक है,
जमीन तालाबों पर जो भी कर होता है, और इनके क्षेत्र में जो दुकानें हैं उनके कर वो वसूलती है, और जो भी क्षेत्र में मेला वगैरह लगते हैं इनके, वो भी स्थानीय संस्थाएं कर वसूलती है। तो ये 29 विषयों के जो भी कर होते हैं ये स्थानीय संस्थाएं वसूलती है, जहां से इनको आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो आय के साधन बेसिकली इसके यही है, वित्त आयोग के माध्यम से वित्त आयोग इनकी आर्थिक सहायता निश्चित करता है, और 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय शामिल किए गए हैं उनके जो भी टैक्स होते हैं वो हमारी स्थानीय संस्थाएं जो होती है वो वसूलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, एक होती है ग्राम सभा और होती है ग्राम पंचायत। ठीक है, अब हमें इसमें डिफरेंस बताना कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या है। ध्यान रखना, ग्राम सभा में क्या होता है, गांव की पूरी जनसंख्या में जितने भी लोग होते हैं, पूरे गांव की जनसंख्या में जितने भी लोग होते हैं सभी शामिल ग्राम सभाओं के अंदर होते हैं। यानी कि गांव की पूरी जनसंख्या के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो ग्राम सभा के अंदर होते हैं। और ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो गांव की जनता द्वारा ही ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, गांव की जनसंख्या द्वारा ही, गांव के लोगों के द्वारा ही, मतलब ग्राम सभा की जो ग्राम सभा में जो लोग होते हैं वो ही ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनती है। और ग्राम पंचायत का जो मेन अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राम प्रधान। ठीक है, ग्राम सभा में ग्राम की पूरी जनसंख्या में जितने भी लोग होते हैं वो शामिल होते हैं, और ग्राम पंचायत के सदस्यों को ग्राम सभा के सदस्य ही, ग्राम सभा के लोग ही चुनते हैं। ठीक है, एक तरह से गांव के लोग ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय शासन के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बताना है हमें कि जो स्थानीय शासन है उसके समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आई हैं। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं वो। एक तो यह है कि भारत में स्थानीय शासन के समक्ष कौन कौन सी समस्या आई है, या फिर भारत के अंदर स्थानीय शासन के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण वह अपने उद्देश्यों में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो समस्याएं बढ़ते हैं जो स्थानीय शासन के समक्ष आई है। पहली तो समस्या यही है, आपको पता ही है कि 1993 से संवैधानिक दर्जा स्थानीय शासन को प्राप्त हो गया था। ठीक है, लेकिन जो उससे उम्मीदें की गई थी कि ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है, वो अपने उद्देश्य में पूरी तरीके से सफल स्थानीय शासन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो क्या किस कारण से नहीं हो पा रहा, क्या समस्याएं हैं? पहली तो है निरक्षरता और अज्ञानता। पहली क्या है, निरक्षरता और अज्ञानता। आपको पता है दोस्तों कि हमारी भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कैसा है, निरक्षर है, और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए या क्या क्या सुविधाओं की हमें जरूरत होनी चाहिए। तो एक तरीके से बहुत बड़ा भाग निरक्षर है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, जिस कारण से जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं वो जनता की समस्याओं को सही तरीके से सुलझा नहीं पाते, और वो भी कभी कभार आलस कर जाते हैं इस मामले में, क्योंकि उन्हें पता है ये तो जागरूक नहीं है, हमसे क्या क्वेश्चन करेगा। ठीक है ना, तो जिस कारण से उनकी समस्या सॉल्व सही तरीके से नहीं हो पाती। तो ये कारण ये कारण है जिस कारण से स्थानीय संस्था जो स्थानीय शासन है उसके समक्ष एक समस्या उजागर होती है, निरक्षरता और अज्ञानता की। और इसमें यह भी होता है कि जनता को जो सुविधाएं मिलती है, जनता के लिए जो सुविधाएं योजनाएं बनती है वो जनता को ही प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा इसमें जातिवाद, सांप्रदायिकता, वर्गभेद। ठीक है, जातिवाद, सांप्रदायिकता और वर्गभेद ये मेन कारण है जो जिसके रास्ते में रुकावटें बनता है हमेशा। ठीक है, जातिवाद आपको पता ही होगा। सांप्रदायिकता मैं आपको बता दूं, सांप्रदायिकता उसे कहते हैं जब किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए
गलत गतिविधियों का सहारा लेते हैं, उल्टी सीधी गतिविधियों का सहारा लेते हैं, चाहे वो हिंसा का सहारा ले, ठीक है ना, कुछ भी XYZ, तो उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। इससे बड़े पैमाने पर देश में दंगे होते हैं, ठीक है ना, वो सांप्रदायिकता कहलाती है। तो जातिवाद, सांप्रदायिकता और वर्गभेद, तो ये भी एक कारण है। आपको पता ही है कि जब भी स्थानीय चुनाव होते हैं, स्थानीय शासन के चुनाव होते हैं, तो जनता होती है, तो जनता अपने ही जात के, जो उसी की जाति के लोग होते हैं, उन्हीं को वोट देना ज़्यादा पसंद करती है। इससे क्या होता है, जो योग्य उम्मीदवार होते हैं उसका चयन नहीं हो पाता, ठीक है, जिसमें काबिलियत होती है उसका चयन नहीं हो पाता। तो ये रुकावटें पैदा करता है जातिवाद, सांप्रदायिकता और वर्गभेद, ठीक है, एक कारण यही हो गया। तीसरा है धन की कमी। ठीक है, तीसरा क्या है, धन की कमी। आपको पता ही है कि जो स्थानीय संस्थाएं होती है स्थानीय शासन की, उनको बहुत से कार्य सौंपे गए हैं सार्वजनिक हित के, ठीक है, लेकिन इनके पास जो आय के साधन है वो बेहद सीमित है, ठीक है, तो हमेशा इनके पास धन की कमी रहती है एक तरीके से, ठीक है। तो ये भी एक कारण है जिस कारण से वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रहा, ठीक है। लास्ट है सरकार का हस्तक्षेप। सरकार का हस्तक्षेप, जो राज्य सरकार होती है और जो उसके अधिकारी होते हैं, वो बार बार इनके कामों में, संस्थाओं के कामों में हस्तक्षेप करते रहते हैं, उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए, ठीक है, उन पर अपना, स्थानीय संस्थाओं पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए राज्य सरकार, उसके अधिकारी बार बार इनके कामों में हस्तक्षेप करते रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि अब स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर पाती, तो एक तरीके से रुकावटें पैदा होती है इनके रास्ते में, ठीक है। तो यही कारण है जो स्थानीय शासन के समक्ष समस्या पैदा करते हैं, एक निरक्षरता और अज्ञानता, जातिवाद, सांप्रदायिकता और वर्गभेद, धन की कमी रहती है, सरकार का हस्तक्षेप इसमें बार बार होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम, लास्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन से पहले और संशोधन के बाद में स्थानीय शासन के बीच मुख्य अंतर क्या है। क्वेश्चन समझ आया या नहीं? पूछ रहा है कि 73वें संविधान संशोधन से पहले और संशोधन के बाद स्थानीय शासन के बीच क्या मुख्य अंतर है। जब 73वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, उससे पहले स्थानीय शासन कैसा था, ठीक है, और जब हो गया उसके बाद स्थानीय शासन में क्या बदलाव एक तरह से आए, ये हमें इसमें बताना है। इजी है, बता दिया होगा, आप बता दोगे वैसे तो, मैं आपको बता देता हूँ। जब 73वां संविधान संशोधन से पहले, 73वें संशोधन से पहले, अब आपको बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, गांवों से, ठीक है। इससे पहले क्या बदलाव है, इससे पहले क्या था। 73वें संविधान संशोधन से पहले जो SC थे और जो ST थे और जो महिलाएं थी, ठीक है, SC ST महिलाओं को आरक्षण प्राप्त था ही नहीं। अगर हम 73वें संविधान संशोधन से पहले की बात करें तो मुख्य अंतर क्या था कि SC और ST और महिलाओं, इनको आरक्षण की व्यवस्था थी नहीं, लेकिन जब ये 73वें संविधान संशोधन हो गया तो SC ST के साथ साथ महिलाओं को भी एक आरक्षण दे दिया गया। और अगर राज्य सरकार चाहे तो जो OBC वर्ग हैं उनको भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान कर सकती है। तो पहला मुख्य अंतर तो यही है, ठीक है। दूसरा अंतर क्या था, जो ग्राम पंचायत थी उनका गठन सरकारी आदेशों के अनुसार ही होता था, ठीक है। कौन करता था, सरकार ही करती थी, सरकारी आदेशों के अनुसार ही ग्राम पंचायतों का गठन होता था। और जब इनका गठन कर दिया जाता था तो काफी समस्याएं आती थी, ठीक है। एक तो जनता नहीं जानती थी उन लोगों को भी, ठीक है। लेकिन जब ग्राम पंचायतों का गठन सरकारी आदेशों के अनुसार नहीं हुआ 73वें संविधान संशोधन के बाद, ठीक है, याद रखना, तो होने क्या लग गया, 73वें संविधान संशोधन के बाद जब 73वें लिख देता हूँ मैं, 73वें
संविधान के बाद। इससे पहले तो सरकारी आदेशों के अनुसार इसका गठन होता था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद इसको पूरी तरीके से क्या हो गया, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गया, यानी कि संवैधानिक दर्जा मिल गया और संविधान के अंदर इनकी रूपरेखा भी लिखी गई। ठीक है। तीसरा अंतर कार्यकाल, सबसे बड़ा अंतर कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित। जो कार्यकाल थे इनके वो पहले क्या होते थे, 73वें संविधान संशोधन से पहले अनिश्चित होते थे। ठीक है। लेकिन जब 73वें संविधान संशोधन हो गया तो इनके कार्यकाल क्या कर दिए गए, पूरी तरीके से 5 वर्ष के लिए निश्चित कर दिए गए। लेकिन अगर किसी समय से पहले, किसी कारणवश समय से पहले इसको भंग किया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि 6 महीने में दोबारा चुनाव करवाने आवश्यक है। ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिए गए। चौथा, पहले जो स्थानीय संस्थाएं थी वो आर्थिक रूप से कहते थी कमजोर थी। पहले क्या होती थी, 73वें संविधान संशोधन से पहले जो स्थानीय संस्थाएं थी स्थानीय शासन की, वो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होती थी, लेकिन अगर आज देखा जाए तो आर्थिक रूप से बेहद मजबूत है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं इसमें चैट छूट गया, वो मैं क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। ये आपको समझ आ गया होगा कि 73वें संविधान संशोधन से पहले और बाद में क्या अंतर थे। SC/ST के साथ साथ महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया, पहले नहीं था। ग्राम पंचायतें सरकारी आदेशों के साथ पहले गठित होती थी, अब इनकी संविधान में रूपरेखा लिखी गई है। ठीक है। और संवैधानिक मान्यता इनको प्राप्त हो गई है। कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिए गए, पहले अनिश्चित थे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थे पहले ये संस्थाएं, और आर्थिक रूप से बेहद मजबूत है। एक क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको करवा दिया, स्थानीय संस्थाओं के आय के साधन। ये क्वेश्चन छूट गया हमारा, ये अभी मैं करवा देता हूँ आपको। स्थानीय शासन की संस्थाओं के आय के साधन में आपको बता ही दिए थे, वित्त आयोग के माध्यम से उनकी सिफारिश के आधार पर उसको मिलते हैं। और जो संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए हैं, उसके जो कर होते हैं, टैक्स होते हैं, वो ही वसूलती है। स्थानीय संस्थाओं के कार्य क्या है, स्थानीय संस्थाओं के कार्य, काम भी तो कुछ करती होगी नहीं, उसके कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। स्थानीय संस्थाओं के कार्य, आपको पता है कि स्थानीय संस्थाएं जो होती है वो सार्वजनिक हित के और जनता के हित में बहुत से कार्य इनको सौंपे गए हैं स्थानीय संस्थाओं की, चाहे वो नगरीय स्थानीय संस्थाएं हो चाहे वो ग्रामीण हो। ठीक है। तो पहला क्या करती है वो, सड़कों का निर्माण, क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करवाना। सबसे पहला कार्य इसका क्या होता है कि अपने क्षेत्र में सड़कों को निर्माण करवाना और वहां पर प्रकाश की व्यवस्था करवाना, लाइट वगैरह की व्यवस्था वहां पर करवाना। ठीक है। नालियों का निर्माण करवाना, निर्माण व पार्क की व्यवस्था। ठीक है। नालियों का निर्माण करवाना, पार्क की व्यवस्था करवाना, ये इसका दूसरा कार्य भी है। ठीक है। और तीसरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को ध्यान में रखकर पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगवाना। ठीक है। पेड़ पौधे लगवाना। और क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करवाना, शिक्षा की व्यवस्था, अपने क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करवाना और ये देखना कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो अनिवार्य शिक्षा है वो मिल रही है या नहीं। ठीक है। और भी करती है, ये क्या करती है, स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखना, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करवाना,
स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करवाना व इसके लिए टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित करवाना। ठीक है। सड़कों का निर्माण करवाना, प्रकाश की व्यवस्था करवाना, नालियों का निर्माण करवाना, पार्क वगैरह की व्यवस्था करवाना, पेड़ पौधे लगवाना पर्यावरण की दृष्टि से, क्षेत्र की शिक्षाओं की व्यवस्था करवाना, क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करवाना और ये देखना कि सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिल रही है या नहीं, इनकी व्यवस्था करवाना, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना और इसके लिए टीकाकरण कार्यक्रम भी वो आयोजित करवाती है समय समय पर। ठीक है। तो ये बेसिकली इसके कार्य होते हैं स्थानीय संस्थाओं के, जो मैंने आपको करवा दिए और ये चैप्टर आपका एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है अब। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि स्थानीय शासन है क्या। स्थानीय शासन वह शासन है जो गांव अथवा नगर के स्थान पर होता है और ये लोग अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनते हैं, इनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इनके क्षेत्र का शासन चलाते हैं। ठीक है। ये भी बता दिया था मैंने आपको स्थानीय शासन के क्या लाभ है। ठीक है। ग्राम सभा, ये मैंने बता दिया ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है, स्थानीय शासन की संस्थाओं के आय के साधन कौन कौन से हैं, क्या काम करती है, 73वां संविधान संशोधन क्या था और इन दोनों के माध्यम से क्या बदलाव आया स्थानीय शासन में। ठीक है। चलो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके नोट्स वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वैसे तो आपने नोट कर ही लिए होंगे। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।